हमारे सभी वीएलई भाई बहनों का और बाकी उन दर्शकों का जिन्हें आज हमारे साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत। सीपी ग्राम्स हमारे सभी वीएलई भाई बहनों ने जरूर सुना होगा। कैसे उस पर शिकायतें दर्ज करी जाती हैं। पिछले कई महीनों से हमने ये भी देखा है कि लोगों की शिकायतें न सिर्फ दर्ज हुई है, बल्कि हजारों लाखों की तादाद में उनका निवारण भी मिला है। आज ऐसे ही एक विषय पे हम चर्चा करेंगे, पीएम किसान। किस तरीके के हमारे किसान भाई बहनों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोन लिया है, जमीन पे लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है या बाकी कोई जरूरतें हैं, जो जिन्हें ना तो उन्हें पता है कि किस मिनिस्ट्री में जाना है, ना ये पता है कि कहाँ उनकी बात की सुनवाई होगी। तो इसी के लिए सीएससी प्लेटफॉर्म पे हमारे किसान भाई बहन अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया पे चर्चा करने के लिए आज हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के सेक्रेटरी खुद हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। वी श्रीनिवास सर, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस से हैं, जो पिछले कई बार से हमारे साथ चर्चा कर चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। श्रीनिवास सर, एक बार फिर स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। हमारे अपने एमडी एंड सीईओ संजय राकेश सर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जो इस पूरी योजना के बारे में डिटेल में बताएंगे। संजय सर, आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू भगवती। सभी दर्शकों को और हमारे वीएलई भाई बहनों को भी नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। संजय सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या है सीपी ग्राम योजना, सीएससी वीएलईज क्या कर रहे हैं, और खासकर पीएम किसान के बारे में क्या है और किस तरीके से हमारे वीएलईज अपने आगे चल के अपने किसानों की भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, हमारे वीएलई भाई बहनों को, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम अपने दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आज सचिव कृषि और फार्मर वेलफेयर मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी साहब और श्रीनिवास सर, जो हमारे साथ इसमें पहले भी रहे हैं। ये सर प्रोग्राम सीएससी के लिए भी बड़ा प्राइड का प्रोग्राम है और श्रीनिवास सर, आपके ही इनिशिएटिव से ये हुआ है। सो रियल एवरीबॉडी सीएससी इज रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि ये सीएससी के कोर मैंडेट से है, जिसमें कि गांव में रहने वाले वैसे लोगों का जो टेक सेवी नहीं है, जो खुद नहीं कर सकते, उनको भी अगर सरकार से कोई शिकायत है, सरकार से कुछ चाहिए, तो उसका वो सीएससी के माध्यम से उसका फायदा उठा सकते हैं। और सीपी ग्राम एक इमर्ज किया है ऐसे सिस्टम के तहत, जिसके तहत लोगों को शिकायत का निवारण होता है, उसको मिलता है। इनफैक्ट सर, आपने जब आरडी का किया था तो उसके पीछे सर आसाम की कहानी वही थी कि सीएससी के थ्रू किसी आदमी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसका शिकायत सॉल्व हो गया। तो लोगों को लगा कि सीएससी से दर्ज कराने से सॉल्व होता है, तो बहुत सारे ग्रीवांसेज आ गए। तो ये थोड़ा ऑफशूट है सर, बट अच्छी बात ये है सर कि दिस थिंग इज गेटिंग इनटू द नॉर्मल रूटीन ऑफ द रूरल सिटीजन। उन लोगों को फायदा हो रहा है। देवेश सर के बेनिफिट के लिए सर हम ब्रीफली जर्नी के बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे सर, देवेश सर के लिए और बाकी जो हमारे दर्शक हैं। जो हमारी सीपी ग्राम की जर्नी रही है, करीब 3 साल हो चुके हैं सर, और 3 साल में अच्छा, हमें भी अच्छा लगा, सिटीजन्स को भी अच्छा लगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है सर, काइंडली सर। नेक्स्ट सर, ये छोटा सा थोड़ा सा है सर। हमारी जर्नी श्रीनिवास सर के ही प्रयास से 20 सितंबर 21 को शुरू हुई थी सर, जब सीएससी से सिस्टम से सीपी ग्राम इंटीग्रेट हुआ था। और अच्छी बात ये थी सर कि ये फ्री नहीं था, इसमें सिटीजन को पे करना पड़ता था। तो जिसको जेन्युइन ग्रीवांस है वही पे करेगा। और उसके बाद भी हमने देखा कि लोग आते हैं और अभी तक करीब 4.5 लाख ग्रीवांसेज रजिस्टर हुए हैं और करीब 45,000 लोग हमारे वीएलई जो है, जिन्होंने इसमें लोगों को सपोर्ट किया है। इसका ईयर वाइज जरा सा देखें सर। नेक्स्ट। हाँ, तो शुरुआत वाले एज यूजुअल सर कम था, पिछले साल अच्छा था, करीब 2.25 लाख लोगों ने रेज किया था। और इस साल भी जर्नी अच्छी है, वीएलई की संख्या भी बढ़ती जा रही है सर। इसका मतलब है कि धीरे धीरे पेनिट्रेशन होता जा रहा है। और अच्छी बात यह है सर कि ये सारे ग्रीवांसेज ज्यादातर रूरल एरिया से आ रहे हैं और इश्यूज भी वही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है, जैसे रूरल डेवलपमेंट के, फूड के, एग्रीकल्चर के। तो इससे लगता है कि हाँ, गांव के इश्यूज पे
लोगों को डिस्कस करने का, अपनी बात रखने का एक फोरम मिला है जहां उन्हें कोई शिकायत हो तो बता सकते हैं। मंथ वाइज इस साल का भी देखें सर तो जर्नी वैसे ही है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में थोड़ा कम था, बट ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल है सर, क्योंकि इसमें हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल है नहीं। आगे स्टेट वाइज अगर देखें सर तो आसाम ज्यादा है सबसे। उसके पीछे सर कारण वही था जो पिछले महीने ही श्रीनिवास सर ने आरडी सेक्रेटरी से बात करके उस इशू को रिजॉल्व कराया था कि कुछ लोगों ने आसाम में अप्लाई किया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, उसको वो छूट गए थे, उनको मिल गया। तो उसमें इन लोगों को ये लगा कि अच्छा सीएससी से अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। और अच्छी बात ये भी हुई सर कि उस मीटिंग के बाद ग्रामीण विकास से लोग गए और उन्होंने गांव के लोगों से बैठ करके बातचीत की, जिसको मिलना था उसके लिए भी बात की और जिसको नहीं मिलना था समझा दिया। तो इशू इज क्वाइट सेटल नाउ सर, बट इंप्रेशन अच्छा था कि सरकार सुनती है। हम कुछ रेज करते हैं तो सरकार हमारी बात सुनती है और फिर बताती भी है। तो ये स्टेट वाइज है सर, बाकी तो नॉर्मल पैटर्न है, उसी हिसाब से चलता सर। और नेक्स्ट है सर ये डिपार्टमेंट है जो मैंने बताया सर कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा था, एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर का काफी था। स्टेट वाइज फिर आ गया, स्टेट की सर्विसेज नेचुरली ज्यादा लोग अवेल करते हैं तो उसका ज्यादा रहता है सर। लेबर एम्प्लॉयमेंट भी हमारे है। टेलीकम्युनिकेशन का शायद सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा रिलेटेड है, वो सरकार से ज्यादा नहीं है सर। आज चूंकि एग्रीकल्चर का टॉपिक है सर, तो एग्रीकल्चर से अगर हम देखें तो इश्यूज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीएम किसान ग्रीवांस आया है सर, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ई-केवाईसी का ड्राइव चलाया है, अकाउंट वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है। तो उसमें अगर कोई मिस कर जाता है किसी कारण से या इंस्टॉलमेंट जब नहीं आता है सर, तो उनको यही एक रास्ता दिखता है कि आकर के वो सरकार को बताएं कि मुझे तो पहले पैसा मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्या हुआ। और अच्छी बात है कि उसकी फिर जानकारी उसको जब जाती है तो चाहे सीएससी पे आके या बाहर से वो अपने रिकॉर्ड्स को ठीक कर लेता है। दूसरा इशूज क्रॉप इंश्योरेंस है सर, चूंकि सीएससी करता भी है और इसके रजिस्टर भी होते हैं, बट चूंकि क्रॉप इंश्योरेंस रजिस्टर करने के लिए अलग से फोरम है, इसलिए जितने होते हैं उसकी तुलना में यहाँ कम आता है। बाकी इशू नॉर्मल है सर, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, कुछ जानकारी है, कुछ हॉर्टिकल्चर आरकेवाई स्कीम है। और अगर पीएम किसान का हम देखें सर, जो आज का टॉपिक है, तो नॉन रिसीट ऑफ पीएम किसान सबसे ज्यादा है सर, क्योंकि उनको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है तो वो कंप्लेन दर्ज करते हैं। और कुछ शिकायतें हैं कि गलत जगह चला गया या उनको नहीं मिला। तो ये ब्रॉडली लोगों के यहाँ से आता है सर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही पैटर्न है सर, उसी को नंबर्स के रूप में दिखा दिया गया है। और आज ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर सर के बोलने से और उनको क्लेरिफिकेशन देने से मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस काफी बढ़ेगा कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे इनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो आगे ये कुछ वीएलई है सर, जिन्होंने अच्छे संख्या में यहाँ कंप्लेंट्स जिनके यहाँ से दर्ज हुआ है। एज यूजुअल आसाम के 2 लोग हैं, मणिपुर से है सर, क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से भी आया है, फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब जो एक्सपेक्टेड है। तो इससे यह है सर कि वेरिएशंस काफी हैं और ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा ज्यादा है। ये एक पैटर्न है। हम श्रीनिवास सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक बार ज्योग्राफिकल पैटर्न भी अगर एनालिसिस करने के लिए हमें कहें तो हम करके ये भी पता लगा सकते हैं और फिर एड्रेस कर सकते हैं कि किस जिले में किस इस तरह के इशू है। तो ब्रीफली सर ये आज के लिए हमारा ये था। हम एक बार फिर से श्रीनिवास सर का और डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं कि सीएससी को इस मुहिम से जुड़ने का मौका मिला। और आज सर सेक्रेटरी साहब एग्रीकल्चर आए हैं, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है हम लोगों के लिए और सब वीएलईज के लिए भी, कि आज आप सर बता देंगे उनको कि पीएम किसान से रिलेटेड चीजों में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए ताकि ग्रीवांसेज कम हो और सरकार की जो नीयत है, जो इंटेंशन है कि उनके पैसे समय पे मिल जाए उनके अकाउंट्स में, वो टाइमली मिल जाए। सर ये भी हम आपको बता देना चाहें सर कि पीएम किसान से रिलेटेड अगर उनको
उनको कुछ अपडेट करना हो, चाहे केवाईसी करना हो या अकाउंट अपडेट करना हो, वो फैसिलिटी भी सीएससी के थ्रू अवेलेबल है सर। तो किसान चाहे तो खुद कर ले, किसान चाहे तो केवीके में चला जाए या फिर सीएससी आकर के कर ले। तो ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है सर, और आशा करते हैं कि श्रीनिवास सर से कि आगे भी जो इश्यूज बनेंगे हम लोग इसको एड्रेस करते रहेंगे, ताकि ये पेनिट्रेट कर करके इनफैक्ट उस एरिया में जाए जो हम लोग का इंटेंशन है, दूर दराज के एरिया में। जैसे सर मणिपुर से किसानों की शिकायत आई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का हम कोशिश करते हैं सर। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। Thank you so much, Andy sir. That was very in detail and descriptive. श्रीनिवास सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, सर ने जर्नी बताई अभी तक की, आपके पास आई एम श्योर यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सीपी ग्राम्स एंड व्हाट विजन यू हैव फॉर सीएससी सर, वो हम जानना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। प्रगति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घनिष्ठ मित्र और शासन सचिव कृषि मंत्रालय श्री देवेश चतुर्वेदी जी आज हमारे बीच हैं, और संजय जी, मैं आपके साथ कई सालों से साथ बैठ के इस अभियान को चलाया है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि सीएससी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है सीपी ग्राम्स के साथ, ये काफी स्टेबल फुटिंग पर है। मतलब जैसे देख रहे हैं 30 से 40 हजार सीएससी दर्ज कर रहे हैं सीपी ग्राम्स को, और इसको और भी पेनिट्रेट करने की आवश्यकता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीपी ग्राम्स का रिव्यू किया था, उनका ये व्यू था कि जिसके पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की सुविधा या एक्सेस नहीं है, उस व्यक्ति को भी अगर कोई लोक शिकायत है तो उसको दर्ज करने के लिए सीएससी को माध्यम से उपयोग किया जाए। उसी व्यूहरचना को ध्यान में रखते हुए फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने फेसबुक लाइव, फर्स्ट फेसबुक लाइव उन्होंने एड्रेस किया था, जिसमें लगभग 87,000 वीएलईज ने उस समय भाग लिए थे, और कई 1.5 घंटा के लगभग क्वेश्चन आंसर सेशन चला था, जिसमें किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से ये सीपी ग्राम्स की प्लेटफॉर्म ऑपरेशनलाइज किया था। फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वीएलईज को इस सीपी ग्राम्स के एप्लीकेशन भी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और ये देखा गया था कि कृषि मंत्रालय के और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वाधिक ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे थे। जैसे बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें इसी वर्ष लाखों तादाद में असम से ग्रीवेंसेस दर्ज हुए थे, और पिछली बार जब हमने देखा था तो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि अगर सीएससी के माध्यम से ग्रीवेंस दर्ज करें तो उसको घर अलॉट होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बाद सबसे ज्यादा ग्रीवेंसेस पीएम किसान के माध्यम से हुए। कुछ ही महीने पहले हमने पीएम किसान का एक इसी माध्यम से फेसबुक लाइव सेशन कराया था, जिसमें कई प्रश्नों का उत्तर उस समय के संयुक्त सचिव जी ने उनको आंसर किया था। और ये ट्रेंड जो देखा गया है, ये ट्रेंड हर महीने बढ़ते जा रहा है सीएससी के माध्यम से। सितंबर में जो डिक्लाइन आया था, ये इसलिए डिक्लाइन आया था क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो एंट्री था, उस एंट्री को अदर्स कैटेगरी के साथ मिक्स कर दिया गया था। पर ये नहीं है कि अगर किसी वीएलई के पास पीएमएवाई ग्रामीण का कोई शिकायत आए तो वो निश्चित रूप से दर्ज करें, पर अदर्स कैटेगरी में दर्ज करें, और बाकी सारे कैटेगरीज आपके पास जैसे थे उसी प्रकार से उपलब्ध हैं। सरकार का यह नीति है कि 21 दिन के अंदर जो ग्रीवेंस दर्ज होता है उसका रिप्लाई आपको प्राप्त हो जाएगा, और फीडबैक उसी सिटीजन के माध्यम से कॉल सेंटर से उस सिटीजन को कॉल किया जाता है। दूसरा ये बड़ी बात है कि कोशिश ये रहना चाहिए सीएससी वीएलई की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, और इसको पॉपुलराइज करने के लिए अगर एसएमएस मैसेजेस के थ्रू पॉपुलराइज कर सकता है, डेडिकेटेड क्लाइंटेल के थ्रू पॉपुलराइज कर सकता है, तो इसको योजना को पॉपुलराइज करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और जो इंक्लूसिविटी लास्ट माइल तक पहुंचाने की प्रयास है, मैं अपेक्षा करता हूं कोई एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे 5 लाख अगर वीएलई हैं तो सारे वीएलई के माध्यम से सीपी ग्राम्स प्लेटफॉर्म पे एक ग्रीवेंस कम से कम दर्ज होने की उस समय भी मैं देखना चाहता हूं। और काफी ग्राउंड हमने कवर किया है। आज मैं देवेश जी को भी सुनने के लिए आतुर हूं और मैं उनकी स्वागत करता हूं।
संजय जी, बहुत आपने मेहनत किया है इसमें, और जब हमने CSC का वर्षगांठ बनाया था उस समय में भी CP ग्राम्स को हमने प्रेजेंट किया था, और उस दिन भी कई VLEs ने यही कहा था कि CP ग्राम्स को CSC से जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवती जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच सर। आपने सही कहा, सरकार सबकी है, सरकार से शिकायतें भी सबकी है, तो सुनवाई का हक भी सबको मिलना चाहिए। इसीलिए आई थिंक CP ग्राम्स पोर्टल का विजन ही यही है कि लोगों तक की शिकायतें लोगों तक पहुंचे, उनका निवारण भी उन्हें मिले। देवेश सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे, PM किसान बहुत सारी लोगों ने रजिस्टर भी करी है कंप्लेन इसके रिगार्डिंग। आप इस जॉइंट कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं, और क्या क्या VLEs हमारे VLEs आपके साथ और भी क्या रोल और अदा कर सकते हैं? ओवर टू देवेश सर। धन्यवाद भगवती जी। फिर से नमस्कार सबको, जो हमारे नागरिक हैं, देवियों सज्जनों जो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी दो हमारे साथ हैं, श्रीनिवास जी और संजय जी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा श्रीनिवास जी का कि उन्होंने ये CP ग्राम्स के माध्यम से रूरल एरिया तक, ग्रामीण क्षेत्र तक शिकायतों को दर्ज करने और सुनवाई करने का जो एक चैनल बनाया है, व्यवस्था बनाई है, उससे सभी विभागों को बहुत लाभ हुआ है। मंत्रालयों को भी लाभ हुआ है और राज्य सरकार पे भी, और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है सरकारी कर्मचारियों की, कि उनको ये मालूम है कि अगर वो नहीं ठीक से हमारे नागरिकों के ध्यान देंगे या उनकी समस्या का निराकरण करेंगे, तो एक चैनल उपलब्ध है जो वरिष्ठ स्तर तक जाता है, अलग अलग लेवल पे जाता है। और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भी मालूम है कि अगर उनके स्तर पे संतोषजनक निराकरण नहीं होगा तो और ऊपर लेवल पे भी बात एस्केलेट हो सकती है। मैं धन्यवाद दूंगा संजय राकेश जी का भी, फील्ड स्तर पे जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव, डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए जो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स ने दिया है, और वो केवल शिकायतों के निवारण तक ही सीमित नहीं रहा है, कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो ये सेंटर्स दे रहे हैं, उसे ना केवल रोजगार का अवसर लोकल लेवल पे बढ़ा है, यूथ्स को वहाँ रोजगार मिला है जो ये सेंटर्स चला रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको लोकल लेवल पे ही बहुत कम खर्चे पे सेवाएं लेने का, और जो हम लोग कॉन्फिडेंटली किसी भी सेवा को ऑनलाइन कर देते हैं, ये कॉन्फिडेंस ये जो हुआ है, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान कॉमन सर्विस सेंटर्स का रहा है। क्यों हम आजकल बिल्कुल बड़े उससे निश्चित होके कि हम कोई चीज सिर्फ ऑनलाइन रखेंगे तो ये प्रश्न कि आम नागरिक उसकी सेवा कुछ कनेक्टिविटी का इशू है क्या? सर आई थिंक हमारे यहाँ से इशू का प्रॉब्लम है। श्रीनिवास सर भी हैंग हो गया। हाँ, श्रीनिवास सर तो लाइव हो रहे हैं। काइंडली कंटिन्यू। देवेश सर लगता है। हाँ, अब आगे, अब आप लिंक हो गए फिर से? हाँ, लिंक हो जी जी, बीच में लिंक गायब हो गया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान सम्मान निधि की जो योजना थी, ये 2 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी, और इसमें अब तक हम लोग लगभग 11 करोड़ किसानों को 3.45 लाख करोड़ रुपया सीधे DBT के माध्यम से दे चुके हैं। इसमें आप जानते हैं कि, और मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो भी लैंड ओनर किसान है, लैंड ओनर किसान का मतलब है कि जिसके पास भूमिधरी हो, चाहे वो ली हो, क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल हो, दोनों तरह की जो भूमिधरी हो, और अब फॉरेस्ट राइट्स के जो ड्वेलर्स हैं उनको जो पट्टे मिले हो वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगा कि ये सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हमारे ट्राइबल एरियाज में है, जनजातीय क्षेत्र में है, वो ध्यान रखें कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट पट्टा धारक हैं, अगर वो छूट गए हो तो वो जरूर अभियान चला के ऐसे पट्टा धारक जो जिनके पास PM किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको, वो अवश्य एनरोल करा दें अगर वो छूट गए। हम लोगों ने बीच में अभियान चलाए थे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखने की बात है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर लैंड जो रखते हैं उनके वो
जो है इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी में लैंड की कितनी हो, भूमि के आकार क्या है, वो मैटर नहीं करता, वो माने नहीं रखता है। छोटी से छोटी भी एग्रीकल्चर जमीन हो उनको भी ये लाभ मिलेगा, और बड़ी सी बड़ी भी एग्रीकल्चर भूमि हो, ज्यादा हो तो भी उनको लाभ मिलेगा। ये जरूर है कि एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया हुआ है। वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये है कि जो बड़े इनकम, हाई इनकम ग्रुप्स के हैं, विशेष रूप से जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं, या जिन्होंने इनकम टैक्स वास्तव में दिया हो। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल इनकम टैक्स रिटर्न भर देने से कोई हो जाता, हो सकता है किसी का टीडीएस कट गया हो, बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उन्होंने उसको वापस भी मिल गया हो। नेट रिटर्न के बाद अगर कोई टैक्स पेएबल अगर निकलता है तो वो व्यक्ति जो है वो अपात्र हो जाता है। लेकिन अगर टैक्स भरा, रिटर्न भरा हो, टैक्स जीरो हो, तो वो पात्र ही रहता है। ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पदधारक हैं, माननीय विधायक है, सांसद हैं, इस तरह के लोग इस योजना के पात्र नहीं है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें परिवार में एक ही व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। परिवार का अर्थ होता है पति, पत्नी और जितने भी अवयस्क या माइनर चिल्ड्रन। तो अगर कोई व्यक्ति परिवार में वयस्क हो गया, एडल्ट हो गया हो, 18 साल से ऊपर हो और अलग भूमि उसके पास हो, तो भले ही वो परिवार, वो शादीशुदा हो या ना हो, वो अलग से पात्रता लेके लाभ ले सकता है। लेकिन पति और पत्नी दोनों अगर भूमि है, उनमें से एक ही को लाभ मिलेगा परिवार में। कई बार ऐसा होता है, और ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर पति और पत्नी दोनों के पास भूमि है और दोनों ने अप्लाई कर दिया है तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। कई बार हम लोग को दूसरी व्यक्ति को जब पता चलता है बाद में, या कभी शिकायत होती है, तो उसको कैंसिल करना पड़ता है और उसकी रिकवरी करनी पड़ती है किसी एक से। तो ये स्थिति ना आए, इसलिए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जहां पर कई बार रजिस्ट्रेशन होता है ओपन सोर्स का, जिसके बारे में बताऊंगा, तो ये ध्यान रखें कि परिवार जो हमने डिफाइन किया है, पति पत्नी और माइनर चिल्ड्रन का, उनमें से एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा, परिवार में एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। दूसरा जो है शिकायतों के, मैं बताऊंगा कि इसका इतिहास रहा है कि पहले जो हमने योजना आरंभ की थी तो सेल्फ सर्टिफिकेशन पे आधारित थी, काफी कुछ विश्वास पे थी, इसलिए हमने बहुत सारे रिकॉर्ड जैसे लैंड रिकॉर्ड्स के डिटेल या आधार का डिटेल और चीजें नहीं ली थी। बस हमने नाम और उनके जमीन कहाँ पर है, कितनी है, बस उसका विवरण और उनका बैंक अकाउंट के डिटेल्स लेके हमने योजना आरंभ की थी। लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया कि इसमें क्लीनिंग की बहुत आवश्यकता और डेटाबेस को साफ करना आवश्यकता है, इसलिए हमने एक एक चरणबद्ध तरीके से क्लीनिंग की, रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले क्लीनिंग की हमने आधार को निश्चित रूप से अनिवार्य किया कि आधार हमें लेना पड़ेगा और आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, और उस कार्य में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स ने बहुत हमें मदद की। और ये इसलिए भी आवश्यकता था क्योंकि पहले ये बहुत शिकायतें आती थी कि मेरा अकाउंट कुछ और है, मुझे अमाउंट, मेरा पैसा किसी और अकाउंट में चला गया। तो इसको दूर करने के लिए कि कोई भविष्य में कोई गलत अकाउंट ना डाल दे एप्लीकेशन फॉर्म में, या गलती से कोई अकाउंट पढ़ने की वजह से पैसा मिलना ना बंद हो जाए, तो आधार एनेबल्ड पेमेंट गेटवे से हम लोगों ने पेमेंट आरंभ किया है, इसीलिए आधार होना आवश्यक था। इससे ही मुझे और शिकायत आती थी, कई बार आती है कि आधार तो ऑथेंटिकेट हो गया लेकिन पैसा फिर भी नहीं पहुंचा। तो उसका कारण ये था कि आधार बैंक, जिस बैंक से लिंक्ड है वो पेमेंट गेट, वो आधार बैंक सीडेड नहीं है बैंक अकाउंट से, और वो जो है वो डीबीटी एनेबल्ड नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग ने बहुत प्रचार किया, और इसमें हमारे पोस्ट ऑफिसर्स ने भी बहुत मदद की। वो मौके पे ही 100 रुपए या 200 रुपए में खाता खोल देते थे जो आधार एनेबल्ड भी था, और साथ ही साथ पेमेंट भी वो जो है वो क्या कहते हैं, वो डीबीटी एनेबल कर देता था। उससे बहुत सारी शिकायतों को निराकरण कैब लगा के हुआ। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो नए एप्लीकेशंस आते हैं और जो पुराने एप्लीकेशंस भी जो फंसे हुए हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या इसकी है जो आधार जो है बैंक से लिंक नहीं है। तो ऐसे में मामलों में दो विकल्प रहते हैं लाभार्थियों को, एप्लीकेंट को, या तो वो संबंधित बैंक में जाके अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक करा दें और उसको डीबीटी एनेबल करा दें, या फिर वो नया अकाउंट एक नया पोस्ट ऑफिस में खोल दें 200 रुपए में, जो अपने आप ही स्वतः ही आधार पेमेंट सिस्टम से जुड़ जाएगा, और हमको कोई सूचना देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो अगली किस्त देंगे उसमें आधार पेमेंट गेटवे से उनको मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी शिकायतों का निराकरण, और उसमें कॉमन सर्विस सेंटर की बहुत मदद मिली हमको।
फिर हमें समस्या आई कि आधार पेमेंट गेटवे भी हो गया, लेकिन ये था कि बहुत सारे जो किसान थे वो मृतक हो गए थे और फिर भी उनका अमाउंट जा रहा था, वो बाद में हमें रिकवर करना पड़ रहा था। तो एक ये हम लोग ने अभियान चलाया कि ई-केवाईसी हो जाए, और ई-केवाईसी करने में भी अब फेशियल ई-केवाईसी भी आरंभ हुई, क्योंकि कई बूढ़े लोगों का अंगूठे से वो पकड़ में नहीं आता था आधार का वेरिफिकेशन, और बहुत सारे हमारे किसान भाई और बहन ऐसे थे जो काफी वृद्ध थे, तो उनके घर पे जाके फेशियल ई-केवाईसी करा के हम लोगों ने उसको वेरीफाई कराया है। और ये ई-केवाईसी करने में भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कम से कम जो वहां लोग पहुंचते थे वो ई-केवाईसी करा लेते, और उसकी वजह से भी कुछ लोगों की किस्तें रुकी थी। वो जैसे जैसे ये ई-केवाईसी होता रहा वैसे वैसे वो किस्तें अपने आप स्वतः मिलती नहीं। फिर तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि बहुत सारे ऐसा ना हो कि कहीं भूमिहीन बहुत सारे आ गए हों, और हमें भूमि का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए है। तो हमने एक लैंड सीडिंग का एक अभियान शुरू किया था। उसकी वजह से भी बीच में सीपी ग्राम्स पे और हर जगह शिकायतें बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे लैंड सीडिंग होती चली गई, राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर हमारे पास लैंड सीडिंग रिकॉर्ड आया, तो वो शिकायतें भी अब समाप्त हो गई। लेकिन मुख्य रूप से जो अब शिकायतें आती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जो पोर्टल पे भी दर्ज होती है और अन्य स्रोतों से भी आती हैं, वो उसमें एक शिकायत ये आती है कि साहब हमारा पेमेंट नहीं मिला, मिलते मिलते रुक गया, अकाउंट नंबर मेरा सही नहीं था, आधार और नाम का मिसमैच था। ये जो दो शिकायतें थी अकाउंट नंबर सही ना होने का, ये तो अब समाप्त हो गई, क्योंकि हमने आधार पेमेंट गेटवे कर दिया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग है अप्रूवल में, क्योंकि जितनी भी ओपन सोर्स हम ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं, एक मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो रेफरेंस डेट है पीएम किसान के लाभार्थी के भूमिधर होने की, वो 1 फरवरी 2019 है। यानी कि 1 फरवरी 2019 से पहले जो लोग भूमिधर थे उन्हीं को पीएम किसान का लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को जमीन उन्होंने खरीदी है किसी से, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। केवल एक स्थिति में लाभ मिलेगा कि अगर जो पुराने भूमि मर गए, मृतक हो गए, और इनहेरिटेंस से जो जमीन आई है वो 1 फरवरी 2019 के बाद भी आई, जब भी आएगी उनके इनहेरिटर्स को नया पीएम किसान का लाभार्थी के रूप में जब रजिस्टर करेंगे, तो पुराने लाभार्थी का हम स्टॉप पेमेंट करके बंद करके नए लाभार्थी को वो उपलब्ध कराएंगे। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो विरासत के केस हैं, जिसमें कोई किसान भाई या बहन की मृत्यु हो गई और उनके बच्चे निधन होने के बाद बच्चों के नाम से दर्ज हो गई विरासत, तो वो लाभ ले सकते हैं। और वही लोग, अधिकांश लोग अब ओपन सोर्स में कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से अप्लाई करते हैं। अब हमने एक सिस्टम ये बना दिया है कि आधार ऑथेंटिकेशन वहीं पर सिस्टम में हो जाता है, और एक हम लोगों ने एक सिस्टम ये भी बनाया है कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो कि आप जिस कैटेगरी के लोग अपात्र हैं, वो कैटेगरी के लोग अपात्र होने का जो एक सर्टिफिकेशन होता है सेल्फ, वो भी ओटीपी बेस्ड हम लोग वहीं पर एप्लीकेशन में ही करा देते हैं। केवल उनको लैंड रिकॉर्ड सही देना होता है। और देखने में ये आया है कि बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस तहसील स्तर पे रिजेक्ट होती हैं या वापस जाती हैं, वो इस कारण से कि उन्होंने अपना लैंड रिकॉर्ड सही नहीं भरा। कई बार लैंड रिकॉर्ड की जगह उन्होंने आधार नंबर डाल दिया, या कभी कभी उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड डाल दिया जो वो व्यक्ति का नहीं हो के किसी और व्यक्ति का है वो लैंड रिकॉर्ड। तो वो रिजेक्शन बहुत बड़ी संख्या में अब आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशंस के। तो मैं जितने भी यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर्स के लोग हैं, जहां पर अधिकांश ये नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं ऑनलाइन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिससे कि किसान भाई और बहनों को परेशान ना होना पड़े, उनकी एप्लीकेशन एक ही शॉट में, एक ही बार में अप्रूव हो जाए। आप लोग जब एप्लीकेशन भरवाएं तो आधार ऑथेंटिकेशन तो अपने आप ही हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक अकाउंट के लिए उनको जरूर सलाह दे दें कि वो अपने अकाउंट को सीड करा दे आधार से, जिससे पेमेंट में दिक्कत ना आए। और दूसरा, जो उनका लैंड का डिटेल्स है, खसरा नंबर है, और वो जरूर सही भर दें, जिससे कि वेरिफिकेशन जब तहसील पे जाए तो वो उसमें कोई कठिनाई ना हो और उस तरह की शिकायतें भविष्य में ना आए, विलंब ना हो। क्योंकि नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि जब गलत चीज आ जाती है तो हमारे आवेदक को, जो हमारे किसान हैं, जो उसमें से स्मॉल मार्जिनल श्रेणी के ज्यादा है, वो अपना काम छोड़ के उनको तहसील में दौड़ना पड़ता है, कभी ब्लॉक पे दौड़ना पड़ता है, जो कि कदापि भी ये पूरा सिस्टम पीएम किसान का जो डिजिटल सिस्टम है, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स हमारे जुड़े हुए हैं, एक फेसलेस है।
जिसका कोई रोल नहीं है स्वीकृत करने में। सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो यही है कि जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो बिल्कुल फेसलेस हैं, वो एक फीस ले रहे हैं और एप्लीकेशन भर रहे हैं और उनका कोई सिलेक्शन में और अप्रूवल में कोई रोल नहीं है। तो जिसकी वजह से करप्शन काफी कम हो गया है। लेकिन ये चीज ध्यान में रख लें, वो इतना गाइडेंस जरूर कर दें कि सही सही एप्लीकेशन भरवा दें, जिससे कि बाद में अपने आप ही स्वतः ही वो राजस्व से और ब्लॉक से स्वीकृत होके हमारे पास वो एप्लीकेशन आएगी और अगले ही जो 4 महीने में एक बार किस्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी अपना हाथों से बटन दबा के एक साथ 9 साढ़े 9 करोड़, इस बार उन्होंने 9 करोड़ 58 लाख लोगों को एक साथ 20,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। हर 4 महीने में एक बार वो करते हैं, सब देखते हैं, हम लोग कार्यक्रम चलता है, कॉमन सर्विस सेंटर्स पे भी लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो उसमें उनका नाम अपने आप आ जाएगा। तो ये कुछ बातें मुझे जो सामान्य रूप से जो शिकायतें होती थी, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी क्वेरीज आती थी बहुत ज्यादा कि जो शिकायत की श्रेणी में नहीं थी, केवल ये था कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ या मेरी अगली किस्त हमें कब मिलेगी, केवल ये सामान्य तरह की क्वेरी होती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चैट बॉट शुरू किया है किसान ई मित्र के नाम से। उसका पर्पस यही है कि सीपी ग्राम जैसी व्यवस्थाओं में अनावश्यक छोटी छोटी क्वेरीज से उसको फ्लड ना किया जाए, इसमें जो गंभीर शिकायतें हैं वही दर्ज हो। और ये चैटबॉट बड़ा सिंपल सिस्टम है। इस चैटबॉट के माध्यम से जो हमारे लाभार्थी किसान हैं वो अपना आईडी या आधार नंबर डाल के जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब उनको मिल जाएगा। तो इस चैटबॉट पिछले साल ये हम लोगों ने लॉन्च किया था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लगभग करीब 85 लाख लोगों ने इसमें चैटबॉट का लाभ उठा के अपनी क्वेरी का समाधान किया है, जो कि सामान्य क्वेरी दी थी, शिकायत नहीं थी। और उसका यह भी नतीजा हुआ है कि सीपी ग्राम्स में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अब जेन्युइन शिकायतें ही आ रही हैं, जो सामान्य क्वेरीज थी वो अपने आप ही स्वतः कम हो गई। तो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जहां पे जितने हमारे लोग बैठे हैं कि वो इस किसान ई मित्र को, जो ये ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों से और जो लाभार्थी बैठे हैं कि जो नए एप्लीकेशन अप्लाई करें उसमें हम लोग मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर देखिए, जरूरी यह है कि मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो और वही मोबाइल नंबर डाला जाए। कई बार देखा गया है कि कुछ किसी और व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल दिया, हो सकता है गांव के किसी जनप्रतिनिधि का मोबाइल नंबर डाल दिया या कॉमन सर्विस सेंटर के किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल दिया, जिसकी वजह से जो हमको उनको मैसेज देना होगा भविष्य में या हमको उनसे कुछ बात करनी होगी फीडबैक लेने के लिए, वो नहीं हो पाती, संवाद नहीं हो पाता हमारे पीएम किसान के लाभार्थियों से। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वे स्वयं अपना जो आधार से जो मोबाइल जुड़ा है वो स्वयं का भी हो सकता है, उनके परिवार के किसी निकट व्यक्ति का, कई बार होता है पिता के पास मोबाइल नहीं है तो अपने पुत्र का दे देता है, पुत्री का दे देता है, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मोबाइल नंबर उसमें दर्ज करें जो आपके अपने नियंत्रण में हो, जिससे अगर हमें कोई मैसेज देना हो, कोई सवाल जवाब करके पूछना हो, फीडबैक लेना हो, या हमको किसी योजना के संबंध में पीएम किसान या अन्य कोई योजना के संबंध में कोई जानकारी देनी हो, मौसम की जानकारी देनी हो, तो जब हम उस पर भेजें तो कई बार होता है कि डिजास्टर के जो हमारे रिलीफ कमिश्नर है वो हमसे पीएम किसान का डेटा मांगते हैं कि साहब हमको बारिश की सूचना देनी है, तो हम उस मोबाइल के माध्यम से देते हैं, तो मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो वो मोबाइल अगर सही नहीं पड़ेगा तो वो सही व्यक्ति को, सही किसान को वो जानकारी नहीं जा पाएगी। तो मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि मोबाइल नंबर जो रिकॉर्ड में आए पीएम किसान के, वो उस व्यक्ति का हो, या तो स्वयं का हो या अपने निकट क्लोज घर वाले का हो। अगर स्वयं मोबाइल नहीं रखता, कोई वृद्ध आदमी कई बार होता है मोबाइल नहीं रखते अपने पास, जिससे कि हम उसको यूज करके अन्य योजनाओं में उसका लाभ उसको सूचित करना हो या इसी योजना के बारे में जानकारी देनी हो तो हम दे सकते हैं। मैं मतलब घूम फिर के मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 100% सैचुरेशन की स्कीम है, यानी कि जितने पात्र पीएम किसान के लाभार्थी है सभी हमको लेना है। तो अपने गांव में ये जरूर प्रचार कर ले कि कोई भी व्यक्ति बचा हो, पहले से बचा हुआ हो या नया लाभार्थी आया हो, नया भूमिधर बना हो, विरासत के आधार पे, वैसे जमीन खरीदी हो तो नहीं, लेकिन विरासत के आधार पे अगर आया हो तो उसको एनरोल जरूर करवा ले, जिससे उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए। और वो जो है तो इस पीएम किसान के लाभ में देखा गया है कि वो
छोटी मोटी जो खर्चे होते थे बीज के, खाद के, इसका आने से बहुत बड़ी राहत किसान भाइयों और बहनों को मिली है। तो ये लाभ जरूर ले लें, इसका जरूर प्रचार कर लें। और जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल एरिया में जो पट्टे धारक हैं उनको के लिए भी ये लाभ है, और जो अदरवाइज जो भूमिधर है सबके लिए लाभ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो शिकायतें स्वतः ही कम होंगी। लेकिन फिर भी अगर शिकायतें आती हैं तो हम उसको बहुत गहनता से देख के दूर करते हैं। यहाँ कायदे से तो जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वो लाभार्थी को चयन करके तहसील से वेरीफाई करके हमको भेजे और हम फिर उसके बाद पेमेंट करें। लेकिन क्योंकि शिकायतें अगर आ जाती हैं तो हम भी देखते हैं कि राज्य सरकार ने उसको समय से क्यों नहीं ठीक किया, हम राज्य सरकारों से पीछा पड़ते हैं। मैंने श्रीनिवास जी को बताया है कि जब हम लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो 44 लाख एप्लीकेशन ओपन सोर्स की जो दर्ज हुई थी, पड़ी हुई थी, और हम लोगों ने इस अभियान में उस 44 लाख ये सारी एप्लीकेशन सब ज़्यादातर कॉमन सर्विस सेंटर से ही आई होंगी, और इनको हमने ये नंबर घटा के एक महीने में करीब हम लोगों ने इसको 16 लाख पे आ गए, यानी कि, और उसमें 16 लाख पे आए हैं और करीब 29 लाख एप्लीकेशंस हम लोगों ने रिजॉल्व करके उसको या तो एक्सेप्ट कर लिया है या वापस कर दिया है। जो वापस कर दिया है, अगर किसान सोचेंगे तो फिर से उसको ठीक करके उसको जो भी रिकॉर्ड है ये भी मुझे बताना है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो कॉमन सर्विस सेंटर पे अगर वो फिर किसान आते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि किन कारण से रिजेक्ट हुई और उसको फिर से सुधार करके उस इशू को वापस भेज दे अगर वो व्यक्ति पात्र है। और अगर अपात्र है तो उनसे कहा जाए कि कृपया करके वो एप्लीकेशन ना भरें, अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि अपात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। वो अनावश्यक रूप से वो प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई फल नहीं मिलेगा, और वो जो है अपना समय नष्ट कर रहे हैं और बाकी जो है व्यवस्था में भी एक प्रोसेस में एक बोझ डाल रहे हैं। तो ये भी एक आवश्यकता है कि कॉमन सर्विस सेंटर के लोग हमारे प्रतिनिधि के रूप में उनको समझा दें कि आप अपात्र हैं, कृपया ना भरें, लेकिन जो पात्र हैं उनको जरूर वो सलाह दे के सही से उसको रिवाइज एप्लीकेशन भेज दें। इतना कह के मैं बात को समाप्त करता हूँ। मेरे विचार से जो मैंने बात की है उससे निश्चित रूप से बहुत सारे समाधान हुए होंगे, और आप कॉन्फिडेंटली अगर फिर भी कुछ शिकायत होती है किसी के हरास करने की, किसान के भाई के बहनों के लोकल लेवल पे या अन्य वैसे, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको देखेंगे, अकाउंटेबिलिटी से देखेंगे, और राज्य सरकारों पे भी ये कहा गया वो भी इसको देखते हैं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और शीघ्रता से ही एप्लीकेशंस को स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद देवी सर। बहुत ही इन डिटेल में आपने समझाया कि काफ़ी शिकायतें इस वक्त मेरे पास व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू आ रही थी। आपने काफ़ी सवालों के जवाब अपने सेशन में दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, हमारे देश भर के VLEs इस वक्त हमारे साथ वैसे लाइव भी जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त सेशन में भी हमारे साथ हैं, और उनका अनुभव कैसा रहा सर, एक बार वो भी हम प्रयास करते हैं कि वो कैसा रहा, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी वेस्ट बंगाल से सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आप यहाँ पे सेक्रेटरी सर हैं दोनों विभाग से, आप अपना अनुभव साझा करिए, कैसा रहा आपका अनुभव एग्जाम्स में? ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून सर। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सुभाष चंद्र गिरी, पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। और सर हमने CSC और CP ग्राम्स के बीच में जो PM आवास योजना के जो एक सेशन थे जुलाई में हम ज्वाइन किए थे, पर अब जो ये सेशन चल रहा है ये PM किसान में केंद्रित है। हमने स्पेसिफिकली CP ग्राम्स में केस रजिस्टर करते हैं, तो जो CP ग्राम्स में केस रजिस्टर करते हैं वो तो सॉल्वेशन का इशू है 80%, पर कुछ एक आध केसों में जिनका प्रॉब्लम रहता है कि वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट बट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो जो समस्या है वो थोड़ा समय लग रहा है, पर हो ही जाता है। और मैं स्पेशली सर V श्रीनिवास सर को एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जब CP ग्राम्स में हम केस रजिस्टर करते हैं सर, तो वहाँ पे फैमिली का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाए तो वो शायद अच्छा होगा। और जो हाँ CP ग्राम्स का जो स्टेटस है वो कस्टमर के पास भेज दिया जाए तो शायद अच्छा होगा सर। और काफ़ी सारे केस हमने रजिस्टर कर चुके हैं सर, लगभग 100 से 150 केस रजिस्टर कर चुके हैं। ज़्यादातर इशू आता है कि लैंड सीडिंग का इशू आ रहा है और स्टॉपेज ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशूइंग फ्यू इंस्टॉलमेंट, इस तरीके का केस तो आता है सर।
और हमने एक रिमार्केबल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हाँ सर, एग्जाम्पल एक देना चाहूँगा कि सर जब केस रजिस्टर करते हैं, एक लोगों का केस रजिस्टर किया था, उसको पता नहीं था कि ये सीएससी सेंटर पे आके सॉल्व होगा। तो उसका नाम है देवगोपाल दास है, जो जुखिया ग्राम पंचायत का निवासी है। उसका एज है लगभग 66। तो उन्होंने एक दिन आके मुझे बताया कि मेरा एक प्रॉब्लम है, तो पीएम किसान को लेके मेरा 3 साल का इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो 2 इंस्टॉलमेंट आने के बाद ही वो बंद हो चुके थे। तो उनको मैंने कहा कि आप ब्लॉक में जाइए। उन्होंने कहा कि तो ब्लॉक में आज गया था 2-3 बार, चक्कर काट लिए, पर नहीं सॉल्व हुआ है जो लैंड सीडिंग का जो इशू था। तो उनको लेके मैं नहीं जानता था कि ये केस सॉल्व होगा। तो उनका केस मैंने सीपी ग्राम्स के थ्रू रजिस्टर किया था। तो 3-4 महीने के 3-4 महीने के अंदर अंदर ही उसका जो 18,000 रुपया का जो इंस्टॉलमेंट का पेंडिंग का इशू था, तो वो आ चुके थे उसका अकाउंट में। तो तब जाके उन्होंने बात किए थे मेरे साथ। उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा माध्यम है सीपी ग्राम्स, जिसको बेनिफिशियरी का लाभ मिल रहा है। और उन्होंने कहा था जब हमारे ज़माने में और 20-30 साल पहले जब उन्होंने था, तो उन्होंने कहा था कि हमने जब केस कोई प्रॉब्लम में पड़ता था, तो वो जो प्रॉब्लम लेके हम घूमते थे सरकारी अधिकारियों के पास। पर अब जो सीपी ग्राम्स और बीएलई के थ्रू, जो सीपी ग्राम्स के थ्रू केस रजिस्टर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारे पास है और सरकार हमारे साथ भी है। तो उसी वक्त मैंने एक कोट याद किया, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, जो डिजिटल इंडिया इज अवर ड्रीम फॉर द नेशन, इट इज नॉट मींट फॉर द रिच बट दोज हु आर पुअर। तो ये तो शायद मार्जिनलाइज्ड के लिए ही सीपी ग्राम्स बना है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। और बहुत खुशी की बात है कि उनका आपके माध्यम से 18,000 रुपये मिल गया। और ये प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी क्योंकि अगर किसी सरकारी विभाग में काम नहीं हो रहा तो उसी के पास बार बार जाएंगे तो शायद उनको उतनी मदद वहाँ ना मिले। लेकिन जहाँ एक इंडिपेंडेंट सोर्स से शिकायत गई और उसको हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गई, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही की वजह से वो काम हो जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हाँ सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सुभाष जी। सर, महाराष्ट्र से हमारे साथ नीलेश सुवालाल वर्मा जुड़े हैं। नीलेश जी, आपका अनुभव हमारे ऑफिशियल्स के साथ आप साझा करिए। कैसा रहा सीपी ग्राम्स या पीएम किसान से जुड़ने का मौका, और किस तरह की शिकायतें आपने दर्ज करी? ओवर टू यू। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। 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 नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, बताइए, अपने अनुभव बताएं। सर, सीपी ग्राम्स ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये आम जनता के लिए, खास करके किसानों के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल साबित हुआ है। एज अ ट्रबल शूटर ये काम कर रहा है। इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो ग्रीवांस लॉन्च किए हैं, 100 से ज़्यादा हमने ग्रीवांस इसमें लॉन्च किए। तो उसमें जो थे सबसे ज़्यादा पीएम किसान के ही है, जिसमें खास करके लैंड सीडिंग का ही हमने ग्रीवांसेस जो है वो इसमें हमने पोस्ट किए है। और जितने भी ग्रीवांसेस हमने पोस्ट किए हैं उसमें से 80% का रिजोल्यूशंस मतलब डिस्पोजल आ चुका है। और बहुत सारे किसानों को इसका शिकायत करता है आपके आसपास, जिनसे आप बात करवा सकते हैं, उनका अनुभव शेयर कर सकते हैं? फार्मर अभी तो फिलहाल पास में कोई फार्मर नहीं मैम। ठीक है, आप ही बता दीजिए, कोई बात। हाँ तो सर, इसमें जो है बहुत सारे किसानों का जो इंस्टॉलमेंट जो उनको 3-3 साल का भी इंस्टॉलमेंट उनको मिला है। रिजोल्यूशन इस तरह आते हैं इसमें उनको मिल गया है। जी, कलेक्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से सब डिस्ट्रिक्ट लेवल को डायरेक्ट लेटर जाता है हमारा जी। उसमें लिखा रहता है कि इन किसान का पब्लिक ग्रीवेंस पे ये शिकायत आया है, तो इनका लैंड सीडिंग ये तुरंत रिजॉल्व किया जाए। और उनका हुआ भी है। और किसानों ने मुझे आके जो उनको लेटर मिला है बाकायदा वो लाके दिखाया है
और किसानों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बड़े हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात है कि आपके यहाँ आने के 80% लोगों का लाभ हुआ, लेकिन वो बाकी 20% का भी होना चाहिए। 100% जो है हमारा लक्ष्य है कि 100% शिकायतों का निराकरण सही ढंग से और संतोषजनक ढंग से हो, और इसीलिए हम लोग को लगातार काम करते रहना है। मतलब आपने अपना काम कर दिया शिकायत दर्ज करवा के, अब बाकी काम तो हमारी मशीनरी का है, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट पे हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो, राज्य पे हो और केंद्र पे हो, कि वो इसको पीछे पड़ के सारे मामलों में जो है वो ढंग से इस पे रिजॉल्व कराए। और हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हम सीपी ग्राम्स की शिकायतों का निराकरण कर भी देते हैं तो उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट कई बार जो है जिला प्रशासन या राज्य के स्तर पे नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो वास्तव में उन्होंने एक्शन लिया या नहीं लिया। जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि एक्शन तो हो गया था लेकिन उस पर नहीं दर्ज था। तो हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं और ये निर्देश भी हमने कम से कम कृषि विभाग के लोगों को जरूर दे दिया है कि जो भी पीएम किसान से संबंधित शिकायतें सीपी ग्राम्स पे आ रही हैं, उनका जब आप निराकरण कर लें तो उसका एक्शन टेकन जरूर डाल दें, जिससे सबको पता रहे कि ये हो गया, और उसको देख के मेरे ख्याल से व्यवस्था होगी जो आप भी देख सकेंगे उसको। धन्यवाद बहुत बहुत। राइट सर, थैंक यू। धन्यवाद दिनेश जी। सर एमपी से शक्ति सविता हमारे साथ जुड़ी हैं। शक्ति जी, आप अपना अनुभव साझा करिए हमारे साथ। कैसा रहा आपका अनुभव, किस तरह की शिकायतें आपने दर्ज करी हैं? सभी माननीयों को मेरा नमस्कार सर। सर मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बात कर रहा हूँ जी। सर ज्यादातर जो समस्याएं सर किसानों की मेरे सामने आ रही हैं, जैसे मैं डेली फेस कर रहा हूँ सर, एक ही नंबर से उनकी फैमिली में 2-3 जो हेड होते हैं फैमिली जिनके नाम पे जमीन है, तो वो सर सेम नंबर उनकी किसान रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर किया हुआ है, जिस वजह से उनको केवाईसी करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं सर। अभी मैंने ऑलरेडी काफी सीपी ग्राम्स पे शिकायत रजिस्टर की हुई है, अप्रोक्स 100 के आसपास। तो सर सभी का रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है, बट सर कुछ जो केवाईसीयां हैं सर वो नहीं हो पा रही है सेम नंबर रजिस्टर होने के कारण। वो सर ऑलरेडी रजिस्टर का मैसेज देता है सर बार बार पोर्टल पर। तो सर मैं ये टीम से चाहूंगा कि इसका भी कोई रिजोल्यूशन किया जाए सर। नहीं शक्ति जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ई-केवाईसी है वो आधार नंबर के बेस पे होता है। आधार नंबर में जो बायोमेट्रिक है, आइरिस है, उसको तो आप अगर एक जमीन है जिसपे कई जो है भूमिदर है वो अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आधार नंबर अलग अलग देंगे वो। फिर चला गया। हाँ, अगर वो आधार अलग अलग देंगे तो उनका अलग अलग ई-केवाईसी हो जाना चाहिए, चाहे जमीन का अंश एक ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ही नंबर उन्होंने सारे कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई किया हुआ है जी। नहीं वो आधार नहीं, अब हमने बंद कर दी है। पहले ये सिस्टम जी नहीं, आधार मैं इसीलिए आपसे, अच्छा आधार में कॉमन मोबाइल से भी सर इसमें एक इश्यू और सामने फेस ऑथेंटिकेशन से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं, उसमें ऐसा है कि अगर आधार नंबर में अगर अलग अलग मोबाइल नहीं है, एक ही मोबाइल है, तो फेशियल ई-केवाईसी तब भी हो सकता है। हाँ सर, तभी में कॉमन मोबाइल फेशियल या बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के ई-केवाईसी करा दे। ओटीपी बेस्ड फिर ई-केवाईसी नहीं होगा, क्योंकि ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी तभी हो सकता है जब आधार नंबर उस मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, और वो एक आधार पे एक ही मोबाइल लिंक हो सकता है। तो इसका मतलब अगर 4 व्यक्तियों ने एक मोबाइल से एप्लीकेशन भर दी है तो उनके आधार मोबाइल से लिंक्ड नहीं थे। तो वही मैंने पहले भी कहा था कि कायदे से अलग अलग मोबाइल लिंक होना चाहिए था। तो अब उसका विकल्प ये है कि वो फेशियल ई-केवाईसी करा ले या बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करा ले, उसमें समस्या नहीं है। ठीक है ना, देखिए उसको। जी सर, धन्यवाद शक्ति जी। सर असम से हमारे साथ अहिदुल जी जुड़े हुए हैं। अहिदुल जी, आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अनुभव सीपी ग्राम्स पर? नाम अहिदुल। नमस्कार सर, मैं अहिदुल जी। नमस्कार जी। अभी जी ठीक, मैं नमस्कार। अभी तक जितना सीपी ग्राम में पीएम किसान का सबमिट दिया था एप्लीकेशन, 98% सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी क्या है,
थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब, इसलिए अपडेट का जो ऑप्शन था, अपडेट वाला ऑप्शन नहीं आ, लिंक एग्जिट दिख रहा है। बहुत ऐसे कस्टमर है अभी अपडेट देना है लेकिन नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है। सीपी ग्राम में जितना काम किया 98% सॉल्व कर दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अहीदुल जी। ये अपडेट वाला इशू हम देख लेंगे, हालांकि हमारे सिस्टम में तो कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको फिर से दिखवा लेंगे कि अपडेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ पा रहा, एक बार फिर चेक कर लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, इतना ही। बहुत धन्यवाद। सलमान शेख, एमपी से सलमान शेख भी इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उनका भी अनुभव जानना चाहेंगे। शक्ति जी से तो बात हो चुकी है फिर। जी जी, सलमान शेख। सलमान जी अपना अनुभव आप बताइए हमारे ऑफिसर्स को। नमस्ते सर। नमस्ते जी सलमान जी। मेरा नाम सलमान शेख है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो ऑनलाइन सेंटर है वो अपने खजराना ममता कॉलोनी में है। सर अभी तक हमने जो सीपी ग्राम पे जो भी कंप्लेंट रेज करी है उसमें ऑलमोस्ट 80% इशू रिजॉल्व हैं, बट जो हम कंप्लेंट रिजॉल्व होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है और जब हम अपील रेज करते हैं फीडबैक देकर कस्टमर से हम जो फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद जो अपील रेज करते हैं, अपील रेज करने के बाद सेम कमेंट में ही अपील रिजॉल्व होती है, सेम कमेंट में ही अपील रिजॉल्व होती है। इसमें जो रिजोल्यूशन पिछला आया उसी पर रिजॉल्व होता है। अपील रेज करने का मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, उस पर काम होना चाहिए, बट वो काम होता नहीं है। सेम अपील रेज करने पे उसको सेम कमेंट पे रिजॉल्व कर देते हैं, एज पर प्रीवियस कमेंट रिजॉल्व। और पॉइंट आपका सुन लिया हमने, पॉइंट आपका सुना है। जितने अपील अधिकारी हैं सबको ये कहा गया था कि स्पीकिंग ऑर्डर लिखें, दोबारा वही ऑर्डर नहीं लिखें जो ग्रीवेंस ऑफिसर स्तर पर जो लिखा गया है। अपील अधिकारी और थोड़ा विवेचन करें, अगर उसी प्रकार का ऑर्डर आ रहा है, नियमों में नहीं आ रहा है तो उस पर विवेचन करना, ये बात उनको कहा गया। बिल्कुल सर। एक्चुअल में क्या है कि कस्टमर्स को हम जब ग्रीवेंस रेज करके प्रिंट करके देते हैं तो कस्टमर्स यही बोलते हैं कि इसमें जो रिजोल्यूशन मिला है वो गलत है, तो हम उसके बिहाफ पे जो फीडबैक मिलता है उसके बाद उसको रीओपन करते हैं। रीओपन करने के बाद अपील रेज करते हैं। अपील रेज करने के बाद जो रिजोल्यूशन आता है सेम रिजोल्यूशन आता है उसी कमेंट पर, उससे भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता है। हाँ, ये बात समझ ली गई है। बात जनरल ऐसा है, आप क्योंकि शहरी क्षेत्र में है तो मैं स्पष्ट नहीं है कि ये पीएम किसान की ज्यादा आपके आते होंगे, लेकिन तो जनरल बात कही है उस पर हम लोग फिर रिट्रीट करवाएंगे जैसे श्रीनिवास जी ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सलमान जी। सर इसके अलावा बहुत सारे सवाल हमारे पास फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शकों ने पूछे हैं, तो कुछ सवाल सर आपसे इस वक्त पूछना चाहूंगी जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आए हैं। भरत पवार जी पूछते हैं, पीएम किसान में एफटीओ नंबर आ रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है? एफटीओ सर, एफटीओ नंबर जब हमको एफटीओ बनता है जो है उससे इनका तो कोई मतलब नहीं, उससे पेमेंट होता नहीं। ऐसा है ना, एफटीओ तो एक नंबर जनरेट होता है जब बल्क में स्टेट गवर्नमेंट जो है हमको भेजती है कि ये हर 4 महीने के बाद हम एक बार उनसे फिर वो लॉट खोलते हैं और पूछते हैं कि इस लॉट को जितने लोग थे वो सभी को मिलना है कि नहीं, डेथ की वजह से या किसी अन्य वजह से किसी का रुकना तो नहीं है। फिर वो जनरेट करता है एफटीओ और उसका एफटीओ नंबर होता है, उसका उनके लाभार्थी के किसी से कोई मतलब नहीं है, वो एक रिकॉर्ड के लिए है बस, और कोई उसका कोई महत्व उनके लिए नहीं है। वो हम लोग के पर्पस के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पर्पस के लिए है। एक किसान कहते हैं कि पीएमआईडी सरेंडर हो गई है गलती से, इस आगे क्या करें? ये समस्या आई है, जैसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिव इट अप चलाया था एलपीजी सिलेंडर का, तो बहुत लोगों ने अपना सिलेंडर सब्सिडी को वापस किया था। ऐसे ही कई किसानों ने शुरू में अपने को सरेंडर कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, और अब या तो गलती से सरेंडर किया या जैसे भी सरेंडर किया, जो भी सोच के किया वो कर दिया। अब हम लोग के सिस्टम ये है कि एक बार उन्होंने अपना लाभ सरेंडर कर दिया है
उसको दोबारा दिया जाए ना दिया जाए, क्योंकि इस तरह की बहुत आ रही है डिमांड कि साहब हम अब वो लाभ लेना चाहते हैं। तो अभी इस पे विचार नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इस पे विचार, अगर उन्होंने पात्र थे, अदरवाइज वो पात्र थे, लेकिन किसी सोच में उन्होंने उस वक्त उसको वापस कर दिया, लेकिन अब वो लेना चाहते हैं, तो हम उसको फिर से वो खोले ना खोले, इस पे विचार चल रहा है। शीघ्र ही नीतिगत निर्णय लेंगे तब उसको हम खोलेंगे। अभी तक तो ये कि एक बार आपने उसको सरेंडर कर दिया तो दोबारा भी नहीं ओपन है, ये नीति है अभी, लेकिन हम इसको पुनर्विचार पे कर रहे हैं कि इसको किया जाए नहीं। जी सर, भदोही से एक किसान पूछते हैं, वेली ने पूछा है किसान के लिए कि पीएम किसान का पीजी पोर्टल से समाधान नहीं हो रहा है। लैंड सीडिंग के मामले के बारे में बताया जाता है कि या तो तहसील जाए या कृषि विभाग में जाए, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करने के बाद भी वहाँ पे कोई ऑनलाइन कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से। नहीं, ऐसा है कि तहसील और वहाँ के लिए तो पहले जब कैंप लगे थे तब था ज़्यादा आवश्यकता। अभी तो जो व्यवस्था है कि कॉमन सर्विस सेंटर पे भी वो लैंड सीडिंग को करा सकते हैं, और वहाँ से जब वो लैंड सीडिंग होगी वेरिफिकेशन तहसील पे जरूर कराया जाएगा कि वो उन्होंने जो दिवेश सर, आपकी आवाज फिर चली गई है। हैंग हो गए जी हैंग हुआ। दिवेश सर, ऐसे जानकारी नहीं है उसकी, इसीलिए वो कह रहे हैं। तो आप इसको सबको समझा दें कि वो लैंड सीडिंग ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। सर, एक सवाल जो कई बार पूछा गया है वो ये है कि पीएम किसान फॉर्म फिल करने के बाद किसानों को पता नहीं चलता कि फॉर्म पास हुआ या नहीं, इसलिए वो सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ वेली ने सजेस्ट किया कि मोबाइल पे कोई सूचना मिले कि आपके हो सकता मैसेज और उस पर देख सकते हैं ना स्टेटस, नो योर स्टेटस, केवाईएस मॉड्यूल है हमारा। हाँ, देखिए ऐसा है, जब वो फॉर्म भरते हैं तो जो भी स्टेज से वो गुजरता है तो उनके पास अप्रूवल के बाद एक एसएमएस जाता है, लेकिन कई बार होता है उसमें विलम्ब हो रहा हो, तो एक पीएम किसान का ही केवाईएस मॉड्यूल है, नो योर स्टेटस, उसमें वो देख सकते हैं कि वो किस स्टेज पे अभी रुका हुआ है, और तो वो केवाईएस मॉड्यूल के माध्यम से वो स्टेटस देख सकते हैं, जाके अपने मोबाइल ऐप, मोबाइल स्मार्टफोन अगर उन पे, उससे भी देख सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप से भी देख सकते हैं, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके वो केवाईएस मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो एआई चॉटबॉट जो है हमारा किसान ई मित्र, उस पर अगर वो बोलेंगे तो उस पर भी वो स्टेटस आ जाएगा कि वो कहाँ पर है। और बाकी तो हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, राज्य सरकारों के पीछे, जिलाधिकारियों के पीछे, कि जल्दी से जल्दी ये एप्लीकेशन को जल्दी से दूर करो, जिससे कि उनको लाभ जल्दी मिलना शुरू हो जाए। वो हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी अब उसके स्टेटस जानकारी ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि कोई वेली ने पूछा है फार्मर के लिए, 8 इंस्टॉलमेंट के बाद के इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जबकि सभी दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, इस स्थिति में क्या है? नहीं, इसमें कोई ना कोई कारण रहा जरूर होगा कि जैसे मैंने जो 3 चीजें, 8 इंस्टॉलमेंट के बाद जो 3 चीजें थी, EKYC, आधार एनेबल्ड पेमेंट, गेटवे से लिंक और लैंड सीडिंग, ये 3, अब अगर वो, क्योंकि इंडिविजुअल शिकायत है तो इसको इंडिविजुअली अगर हमको उनका आईडी नंबर या मोबाइल नंबर या आधार नंबर मिल जाता है तो यहीं से चेक करके आप मुझे भिजवा दीजिए, उनको हम जवाब यहीं से ही हम, क्योंकि हम आपने हमारे सामने रखा है तो हम सीधे उनको फ़ोन करके जवाब भिजवा देंगे, कि क्योंकि अब ये इंडिविजुअल केस है तो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि क्या समस्या आई है, इनमें से कोई एक समस्या रही होगी, वो पता करके उनको बता देंगे, जिससे, लेकिन इन माध्यमों से जैसे मैंने बताया वो खुद भी जानकारी ले सकती हैं कि क्या समस्या है, और लेकिन उनको हम इस बार मदद कर देंगे कि वो कैसे उसको दूर करा सकती है। और बहुत सारे सवालों के जवाब सर आप अपने सेशन में दे ही चुके हैं। 2019 के बारे में काफी सुना है, पूछा है लोगों ने कि वो एलिजिबल है या नहीं, तो आप बता चुके हैं उस बारे में। तो सर ये सवालों, हाँ, मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे मैं भगवती जी मैं फिर रिपीट करूंगा इस चीज को कि 1 फरवरी 2019 के बाद जो जमीन खरीद के भूमिधर बने हैं वो पात्र नहीं है, लेकिन उसके बाद विरासत के आधार पे, इनहेरिटेंस के आधार पे अगर जमीन मिली है तो वो पात्र हैं और वो एप्लीकेशन भर सकते हैं, ये स्पष्ट कर सकते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो सर ये सवाल थे हमारे, और बाकी वेली से आप बात कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे वेलीज हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीनिवास सर आपको, देवेश सर आपको, कि आपके एफर्ट्स की वजह से हम उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो शायद सिर्फ, जैसा अभी सुभाष जी ने बताया कि पहले सिर्फ लोग सोचते ही रह जाते थे कि सरकार शिकायतें सुनेगी, अभी सरकार सुन भी रही है और जवाब भी दे रही है। तो इन सभी इस प्लेटफॉर्म को हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेश सर, श्रीनिवास सर, एंड आई एम होपिंग सर श्रीनिवास सर विल जॉइन अगेन विद सम अदर डिपार्टमेंट्स टू आंसर द क्वेरीज एंड टू रेज द बार फॉर अस। एंड इसी के साथ ही एमडी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विदाउट योर गाइडेंस दिस कुड हैव हैपेंड, एंड आई एम श्योर विल हैपन दिस अगेन, विल कंटिन्यू दिस सेशन। जैसे सर ने कहा कि विल हैव दिस सेशन अगेन एंड अगेन वंस इन अ मंथ, तो लेट्स मेक दिस अ पीरियोडिक स्कीम। तो सर दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे श्रीनिवास सर आपसे भी। देवेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और आपके गाइडेंस के लिए। एमडी सर थैंक यू सो मच। श्रीनिवास सर थैंक यू अगेन फॉर गाइडेंस। धन्यवाद उन सभी वेली का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत करके हमें इस स्तर पे पहुंचाया है। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे किसी और विभाग, किसी और डिपार्टमेंट की शिकायतों के साथ, और कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.